Now, so let's start with the chapter number 2 of the Indian economy. कुल मिलाकर के हमें यहाँ इस चैप्टर में समझना है कि आफ्टर द ब्रिटिश रूल, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब इंडियन गवर्नमेंट ने किस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज को यहाँ पर अडॉप्ट किया और इंडियन डेवलपमेंट जो है, ठीक है ना, 1947 के बाद किस तरीके से हुआ। तो टिल 1990 तक ये जो चैप्टर है वो आपको 1950 से 1990 के बारे में समझाएगा। इसके बाद जो थर्ड चैप्टर है उसके अंदर हम लोग ने देखा, पढ़ा भी है थोड़ा बहुत उसके बारे में अपन लोगों ने, कि 1991 के बाद के जो सिनेरियोज हैं वो किस तरह से थे, इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म कैसे हुआ, वो चीजें हमको समझनी है। क्लियर? सो इस टॉपिक के अंदर हम लोगों को यहाँ देखना है कि इंडियन इकोनॉमी किस तरह की थी, ठीक है, 1950 से 1990 में गवर्नमेंट ने क्या क्या डिसीजंस लिए, ठीक है, जो वेरियस सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी के, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लियर, हेल्थ वगैरह, जो दूसरी सिनेरियोज हम लोगों ने देखे हैं, ओके, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, इंटरनेशनल ट्रेड, ये जो सारे सिनेरियोज हैं वो 1950 से 1991 के बीच में किस तरह के थे और इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज को अडॉप्ट किया। अब जब इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोगों को समझना है कि जब इंडिया फ्री हुआ ब्रिटिशर्स से तो उनके सामने किस तरह के चैलेंजेस थे। सबसे पहला चैलेंज था इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करना। क्लियर? इंडियन गवर्नमेंट के सामने सबसे पहला जो चैलेंज था वो था क्या, कि किस तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए। क्लियर? तो अब इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो क्या है, हमें उसको भी समझना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या होगा यहां पर, इट इज एन अरेंजमेंट by economic problems can be resolved. So economic system क्या है, it is an arrangement by which the economic problems can be solved या resolved. Clear? What are the economic problems? हर एक इकोनॉमी में बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है और इसका रीजन होता है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर अल्टरनेटिव यूजेस, जो आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा। क्लियर? हर एक इकोनॉमी के पास में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उन लिमिटेड रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस होने की वजह से वो और ज्यादा लिमिट हो जाता है और उसी की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है, वी नो दैट, ठीक है ना। और उसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए जो भी एक्शंस हम लेते हैं वो हम लोग यहाँ इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ओके, so what are the economic problems? Economic problems can be classified as these three problems. कौन कौन सी? Yes, what to produce, how to produce and for whom to produce. व्हाट टू प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमी के सामने यहां पर चैलेंज होता है कि किस तरह के गुड्स को बनाया जाए, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। क्लियर? जो हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज हैं उन स्केर्स रिसोर्सेज को यूज करके हम किस तरह के गुड्स को बनाए वो यहां पर हमको समझना होता है। क्लियर? कि कंज्यूमर गुड्स बनाए, जो बेसिक नीड्स है कंज्यूमर्स की वो बना करके बेचें, या प्रॉफिट कमाने के लिए कैपिटल गुड्स बना करके बेचें। वो अब अलग अलग कंट्री अपनी सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे चूज करती है और इंडिया के सामने भी यही था। इंडिया को भी चूज करना था कि किस तरह के गुड्स को उस वक्त बनाया जाए, ठीक है ना, जब हम लोग ब्रिटिशर से फ्री हुए। तो कंज्यूमर गुड्स बनाए या कैपिटल गुड्स बनाए, इस तरह की प्रॉब्लम सबसे पहले सामने आती है। देन हाउ टू प्रोड्यूस, सो व्हेन यू डिसाइड कि किस तरह का गुड्स बनाना है तो दूसरी प्रॉब्लम कौन सी है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए। तो यहां पे दो तरह की टेक्निक्स होती है, यस, लेबर एंड कैपिटल, एंड द थर्ड वन इज व्हाट, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए,
कौन से सेक्शन के लिए बनाए? रिच सेक्शंस के लिए बनाए और पुअर सेक्शंस के लिए बनाए। क्लियर? तो अगर हम बात करें कि ये इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है, इसको रिजोल्व करने के लिए जो हम लोग अरेंजमेंट चूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। क्लियर? और वो जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो बेसिकली यहां पर तीन तरीके से हो सकता है। फर्स्ट वन इज व्हाट? मार्केट इकोनॉमी। ये छोटा सा रिवीजन है ताकि हम ये समझ पाए कि इंडिया ने किस बेसिस पर इकोनॉमिक सिस्टम को चूज किया। क्लियर? तो फर्स्ट वन इज व्हाट? मार्केट इकोनॉमी, जिसको हम लोग प्राइवेट इकोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है? सो मार्केट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच ऑल द मेजर डिसीजंस रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय द मार्केट इटसेल्फ। और मार्केट इटसेल्फ का मतलब ये नहीं हो गया कि कोई सिंगल फर्म या कोई सिंगल प्रोड्यूसर या कोई सिंगल कंज्यूमर डिसाइड कर रहा है कि प्राइसेस क्या होगी और क्वांटिटीज क्या होगी और किस तरह का गुड्स बनेगा, ठीक है, कैसे बनेगा और किसके लिए बनेगा। मार्केट डिसाइड करता है। मार्केट डिसाइड करता है मतलब द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज ऑफ द मार्केट विल डिसाइड, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। जब मार्केट इकोनॉमी की बात की जा रही है तो ऑल द मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय मार्केट इटसेल्फ। मार्केट इटसेल्फ की बात करें, दैट मीन्स डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई चूज करते हैं कि किस तरह का गुड्स बनेगा, कैसे बनेगा और किसके लिए बनेगा। ठीक है? अब मार्केट इकोनॉमी जो है इसका मेजर एस्पेक्ट क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब हम बात करते हैं उस समय की इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में कि जब गवर्नमेंट के सामने चैलेंज था कि किस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम को चूज किया जाए, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट उस वक्त मार्केट इकोनॉमी को चूज कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? उस समय हमारी इकोनॉमी के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन थी उसका मेजोरिटी ऑफ द पार्ट जो था वो पुअर था। लगभग 70 to 75% पॉपुलेशन वाज बिलो पॉवर्टी लाइन दैट टाइम। और अगर इंडियन गवर्नमेंट उस समय मार्केट इकोनॉमी को क्या कर लेती, अडॉप्ट कर लेती, तो शायद इन पुअर्स के बारे में कोई नहीं सोचता, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज आती, ठीक है ना, वो सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करती, एंड व्हाट इज दैट? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वो ऐसे गुड्स कभी नहीं बनाती जो बेसिक नीड्स थी लोगों की, ठीक है ना। वो जनरली किस तरह के गुड्स बनाते? कैपिटल गुड्स बनाने पे ज्यादा ध्यान देते, ना कि कंज्यूमर गुड्स। कैसे बनाते? जहां पर उनकी कॉस्ट सबसे कम होती, लेसर कॉस्ट, ठीक है ना, जहां उनकी कॉस्ट सबसे कम लग रही है उस तरह के गुड्स, उस तरह की टेक्निक्स को यूज करते हैं उन गुड्स को बनाने के लिए वो लोग, ठीक है ना। वो ये नहीं देखते कि इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा या नहीं होगा, लोगों की इनकम लेवल बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी, उसके बारे में नहीं सोचते वो लोग। तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो सिर्फ ये देखते हैं कि किस तरह से हम हमारी कॉस्ट को कम कर सकते हैं, कौन सा गुड्स बनाए जिसकी मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड हो, ठीक है, और जिससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया जा सके। किस सेक्शन के लिए बनाते वो लोग? रिच सेक्शन। तो पुअर सेक्शंस को अवॉइड करते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट उस वक्त की कंडीशन के हिसाब से मार्केट इकोनॉमी को नहीं चूज कर सकती थी। आई बात समझ में? क्यों नहीं कर सकती थी? क्योंकि मार्केट इकोनॉमी में सारे जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर लिए जाते हैं। तो जनरली जो बेसिक 3 एस्पेक्ट्स थे इकोनॉमी के अंदर, अगर वो हम लोग मार्केट इकोनॉमी के ऊपर छोड़ देते, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर छोड़ देते, तो सोशल वेलफेयर नहीं हो पाता। और उस वक्त की जो सबसे बड़ी नीड थी वो थी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ठीक है, लोगों का इनकम लेवल बढ़ाना, जो पॉवर्टी रैम्पेड एस्पेक्ट में थी इंडिया में उसको हमें कम करना था। क्लियर? और उससे ज्यादा जरूरी था कि लोगों को बेसिक जो नीड्स हैं, बेसिक जो गुड्स हैं वो उनको मिल सके। क्लियर? दैट्स व्हाई इंडियन गवर्नमेंट ने उस वक्त कंप्लीटली प्राइवेट इकोनॉमी को एडॉप्ट नहीं किया। ओके? तो सेकंड ऑप्शन कौन सा बचता है इंडियन इकोनॉमी के पास में? तो चलो प्राइवेट इकोनॉमी नहीं की उन्होंने एडॉप्ट, तो फिर क्या किया? अब उसको समझने के लिए हमें सोशलिस्ट इकोनॉमी को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द सोशलिस्ट वन। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो सेकंड ऑप्शन था सोशलिस्ट।
अब सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, दोनों एक ही चीज है। Socialist economy or centrally planned economy is that economy in which all the major decisions are taken by गवर्नमेंट डिसाइड करती है। क्लियर? दैट मीन्स व्हाट टू प्रोड्यूस, किस तरह का गुड्स बनाना है, जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की उसको पूरा करना है, तो कंज्यूमर गुड्स को ज्यादा बनाया जाएगा। वहां डिमांड नहीं देखा जाएगा, यहां प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं देखा जाएगा, यहां पर सोशल वेलफेयर देखा जाएगा। क्लियर? द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी इज व्हाट? सोशल वेलफेयर। वहां के रहने वाले लोगों का ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर हो, सोसाइटी का वेलफेयर हो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सेकेंडरी एस्पेक्ट है। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा जो फोकस था वो इस इकोनॉमी पे था, लेकिन इसको अडॉप्ट नहीं किया गया। उन्होंने फ्यूचर के बारे में भी सोचा, ठीक है ना। उन्होंने इस इकोनॉमी को कंप्लीटली अडॉप्ट नहीं किया। हम नहीं कह सकते सोशलिस्ट थी उस वक्त इकोनॉमी। क्लियर? क्योंकि इस तरह की इकोनॉमी में कंप्लीट जो रोल होता है वो सिर्फ गवर्नमेंट का होता है, प्राइवेट सेक्टर्स का कोई रोल नहीं होता है। सब कुछ जो डिसीजंस हैं वो गवर्नमेंट लेगा। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, ऐसे गुड्स जो बेसिक नीड्स थे उस वक्त, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। और किसके लिए बनाया जाएगा? पुअर सेक्शंस के लिए ज्यादा फोकस्ड होगा, ठीक है। तो उस वक्त जो है इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो किया था। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों का रोल होता है, ठीक है। तो जो हमने पढ़ा कि बेसिकली यहां पर ऑल द मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द मार्केट, या मार्केट लेगा डिसीजंस, लेकिन गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होगा। ये मार्केट इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी जो होता है, बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें दोनों ही सेक्टर्स का अपना अपना रोल है, ठीक है ना। तो उस वक्त 1947 के बाद जब 1950 के अंदर हम लोगों ने इकोनॉमिक पॉलिसीज को अडॉप्ट किया इंडिया के अंदर, तब हम लोगों ने क्या किया बेटा? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो किया। क्यों किया? हमने देखा अभी, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट, ठीक है ना। अब मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करने के साथ साथ एक चीज और हुई। भले ही इंडियन गवर्नमेंट ने टेक लगाया मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम का, बट हम रियलिस्टिक वे में तो सोशलिस्ट को यूज कर रहे थे, क्योंकि जितनी मेजर इंडस्ट्रीज थी उस वक्त वो सारी की सारी मेजर इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले रखी थी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उनके अंदर अलाउड नहीं किए गए, ठीक है। सिर्फ कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर प्राइवेट सेक्टर्स को अलाउड किया गया था इन्वेस्टमेंट करना, उसमें भी गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग और कोटास के क्या कर दिए थे? रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। क्लियर? तो कंप्लीटली अगर बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर को यहां पर अलाउड तो किया गया था इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया एडॉप्ट करते वक्त कि प्राइवेट सेक्टर का भी रोल होगा और गवर्नमेंट सेक्टर का भी रोल होगा, ठीक है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत ही मिनिमम था हमारे यहां पर, ठीक है। तो टैग तो हम लोग लेकर के चल रहे थे मिक्स्ड इकोनॉमी का, लेकिन वर्क कर रहे थे कैसे? सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया गया, तो मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। बट वर्किंग जो स्टाइल थी हमारी वो सोशलिस्ट जैसे थी, क्योंकि सारे डिसीजंस जनरली गवर्नमेंट ही ले रही थी, ठीक है। दैट्स कॉल्ड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। आई बात समझ में? क्लियर? तो ये तो था इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में जो हम लोगों ने यहां पर देखा। ओके, देन हम बात करते हैं अब यहां पर मेजर टॉपिक्स के बारे में। क्लियर? और मेजर टॉपिक्स क्या है हमारे लिए? इकोनॉमिक प्लानिंग। व्हाट इज द इकोनॉमिक प्लानिंग? So that economic planning can be defined as making major economic decisions what, how and for whom to produce by the conscious decision of a determinate authority on the basis of comprehensive survey of the economy as whole. Economy as whole एक comprehensive आप क्या करें?
सर्वे कर लें, देख लें कि कहां किस तरह की नीड्स हैं, उसके बेसिस पर एक कॉन्शियस डिसीजन ले, सोच समझ करके डिसीजन ले कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। जो बेसिक हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं हम उसको कैसे यहां पर रिजोल्व करेंगे। तो बेसिकली इकोनॉमिक प्लानिंग इज व्हाट, इट इज कैन बी डिफाइंड एज अ मेकिंग मेजर डिसीजंस, दैट इज व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम। ठीक है, किस वे में, कॉन्शियस एस्पेक्ट में। क्लियर, किसके बेसिस पर, पूरे इकोनॉमी को एज होल सर्वे करने के बाद एक कॉन्शियस डिसीजन लेना। ठीक है, कि ये जो बेसिक इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है हमारे व्हाट, हाउ एंड फॉर होम, ठीक है ना, वो कैसे होंगे, उनको प्लान करना ही क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग है। The Industrial Policy Resolution 1948 and the Directive Principle of the Indian Constitution assigned a leading role to the public sector, and the private sector was also encouraged to be part of the plan efforts. प्राइवेट को भी यहां पर अलाउड किया गया, लेकिन 1948 के अंदर जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन हुआ उसके अंदर सबसे ज्यादा मेजर फोकस किसके ऊपर दिया गया था, पब्लिक सेक्टर्स के ऊपर दिया गया था। ठीक है, PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, दैट मींस गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर दिया गया था। गवर्नमेंट के रोल को यहां पर ज्यादा महत्व दिया गया था, इंपॉर्टेंस दी गई थी, और प्राइवेट सेक्टर यहां पर सेकेंडरी था। देन टू मेक द इकोनॉमिक प्लानिंग इफेक्टिव, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप प्लानिंग कमीशन इन 1950 विद द प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन या चेयरमैन। ठीक है ना, 1950 के अंदर इन इकोनॉमिक प्लानिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया 1950 के अंदर। ठीक है, जिसका चेयरपर्सन किसको बनाया गया, प्राइम मिनिस्टर। क्लियर, अभी रिसेंटली प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, नीति आयोग। ठीक है ना, अभी रिसेंटली प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। जो प्लानिंग कमीशन था वो पुराना एस्पेक्ट था, 1950 से चल रहा था। चेयरपर्सन जो है इसके कौन होते हैं, जो भी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर होंगे वो इसके चेयरपर्सन होंगे। क्लियर, लेकिन रिसेंटली अभी बीजेपी सरकार ने क्या किया, इसको चेंज करके इसका नाम क्या रख दिया, नीति आयोग। क्लियर, द पर्पज ऑफ द कमीशन was to carefully assess the human and the physical resources of the country and to prepare the plan for the effective use of resources. इस कमीशन का एस्पेक्ट क्या था कि ओवरऑल एसेस कीजिए कि कितना ह्यूमन कैपिटल है हमारे यहाँ पर, कितना फिजिकल रिसोर्सेज है, और इन ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके हम लोग किस तरह से मैक्सिमम हमारे यहाँ पर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। क्लियर, एंड द प्लानिंग कमीशन फिक्स द प्लानिंग पीरियड एट 5 years which began the era of 5-year plan। और इसी प्लानिंग कमीशन ने इंडियन डेवलपमेंट को 5-year प्लानिंग के एस्पेक्ट में देखा। क्लियर कि इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो किस बेसिस पे चलेगी, 5 years के बेसिस पे चलेगी। ये अडॉप्टेड है। ठीक है ना, ये जब सोवियत यूनियन जो था, ठीक है ना, जिसको हम सोवियत यूनियन जिसको बोलते हैं बेसिकली, क्लियर, उसको देख करके हम लोगों ने ये 5-year प्लानिंग का एस्पेक्ट इंडिया के अंदर अडॉप्ट किया था। क्लियर के जो प्लानिंग्स है वो 5 years के बेसिस पर की जाएगी। क्लियर, नाउ दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आ सकता है वो है आपका मीनिंग ऑफ प्लान। ठीक है ना, मीनिंग ऑफ प्लान। प्लान इज व्हाट, प्लान इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग द डिटेल स्कीम, प्रोग्राम एंड स्ट्रेटेजी वर्कड आउट इन एडवांस फॉर फुलफिलिंग एंड ऑब्जेक्टिव। तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग जो है या बेसिक बात कर रहे हैं यहाँ पे प्लान की बात करें तो एक डॉक्यूमेंट है बेटा, जिसके अंदर डिटेल स्कीम्स होती है कि काम कैसे किया जाएगा, स्ट्रेटेजीज होती है, प्रोग्राम्स होते हैं, क्लियर, जिनके प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए प्लान्स, स्ट्रेटेजीज उस डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन किया जाते हैं और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लान्स। देन रीजन फॉर मेकिंग प्लान्स, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट? प्लानिंग इज डन टू अचीव सम प्री डिटरमाइंड गोल्स within a specified time period. It involves detailed analysis of the problem at hand and making conscious to solve them. Clear? रीजन क्या है भाई, हमारे पास में क्या हो, प्री डिटरमाइंड गोल्स हो। प्लान का एस्पेक्ट क्या है कि प्री डिटरमाइंड गोल होना चाहिए जिसके लिए हम काम करें। ठीक है ना, आप लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, किसके लिए प्लानिंग करते हैं, पढ़ाई के लिए, कि कैसे पढ़ाई कर रहे हैं ताकि हम लोग हमारे फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। क्लियर, तो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसेंट एग्जाम्स में अच्छा करना और आगे जाकर के अपने कैरियर को प्लान करना, बनाना।
उसके लिए आप अभी से क्या करते हैं, पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, फिर उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, जैसे 12th हो जाएगा उसके बाद आगे क्या करना है, ये सब पहले से ही प्रिपेयर करके रखते हैं। क्लियर? तो व्हाट इज दैट रीजन फॉर मेकिंग प्लान्स। ड्यूरेशन ऑफ ईच प्लान, इंडिया के अंदर क्या किया गया, 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम को एडॉप्ट किया गया, जो कि सोवियत यूनियन जो है, ठीक है, उसका कंसेप्ट था। ठीक है, पहले रशियन कंट्रीज जो हैं ये, इनका एक क्या होता था, सोवियत यूनियन होता था। अभी तो अलग अलग हो गए, हट गया है सोवियत यूनियन। तो उनके अंदर उन कंट्रीज जो सोवियत यूनियन के अंदर जो कंट्रीज आती थी, उन कंट्रीज के लिए हमेशा क्या होते थे, 5 ईयर प्लान्स बनते थे कि आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और उनको कैसे पूरा किया जाएगा, वो उन प्लान डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेंशन किया जाता था। और उसी टेक्निक को यहां पर इंडिया में भी अडॉप्ट किया गया। प्लानिंग कमीशन जो था उसने क्या किया, उसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को इंडिया में यूटिलाइज किया। कंटेंट क्या होते हैं प्लान के अंदर, आर प्लान डॉक्यूमेंट नॉट ओनली स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव टू बी अटेन इन द 5 years of a plan, but also what is to be achieved over a period of 20 years। हमारे यहां पर प्लान डॉक्यूमेंट्स के अंदर 2 एस्पेक्ट्स हैं, सिर्फ 5 साल का नहीं, ठीक है ना, आने वाले 20 इयर्स में हम अपने आप को कहां पर देखते हैं, हमें क्या अचीव करना है आने वाले 20 इयर्स में, वो भी यहां पर मेंशन होता है। ओके, सो दिस लॉन्ग टर्म प्लान इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव प्लान्स। जो 20 ईयर का एस्पेक्ट में हम लोग जिस चीज को देखते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव प्लान्स। ठीक है, एंड द 5 ईयर प्लान्स आर सपोज टू बी प्रोवाइड द बेसिस फॉर देयर पर्सपेक्टिव प्लान्स। और ये जो 20 ईयर का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए ये एक बेसिस है 5 ईयर प्लान्स। इन 5 ईयर प्लान के बेसिस पर हम आने वाले 20 ईयर्स में अपने आप को कहां देखते हैं, ठीक है, ये हम लोग यहां पर एश्योर करते हैं। क्लियर? तो दीज आर द प्लानिंग एस्पेक्ट। ये प्लान्स क्या होते हैं, उनके मीनिंग्स क्या हैं, ठीक है, प्लान डॉक्यूमेंट्स क्या है, टाइम टेन्योर क्या है इंडिया के अंदर, ठीक है, प्लान्स वगैरह कौन बनाता है इंडिया के अंदर, कौन मैनेज करता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ देखी। अब बात करते हैं गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स के बारे में, कि इंडिया के अंदर जो 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते हैं उनके गोल्स क्या हैं। ओके, so the 5 year plans have been concerned with the removal of economic backwardness of the country and to make the India a developed economy. The major focus is what? क्योंकि हम जानते हैं कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ करके गए थे तब हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी, ठीक है, इंडिया वाज अ बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी। अब हमें क्या करना था, इस बैकवर्डनेस को और स्टैग्नेशन को हटा करके इंडिया को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना था। तो उसको ध्यान में रखते हुए 5 ईयर प्लान्स को इनिशिएट किया गया। क्लियर? हर एक 5 ईयर प्लान के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स थे, लेकिन हर प्लान में कुछ बेसिक एस्पेक्ट जो है वो हमेशा सिमिलर रहते थे, जिनके ऊपर हमेशा फोकस होता था। और वो क्या बेसिक एस्पेक्ट्स हैं वो हम लोगों को यहां पर समझने हैं। ओके, सो द 5 ईयर प्लान्स हैव आल्सो टेकन केयर टू एंश्योर दैट द वीकर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बेनिफिट फ्रॉम द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। 5 ईयर प्लान का मेजर एस्पेक्ट था कि जो हमारी कंट्री के अंदर वीकर सेक्शन है, जो पुअर्स है, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा बड़ा एस्पेक्ट जो था हमारे पॉपुलेशन का वो क्या था, गरीब था, वीक थे, ठीक है, उनको आगे बढ़ाना था। क्लियर? तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस थे हमारे 5 ईयर प्लान्स। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च फॉर अ पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 1951 एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च 1956। फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल 1951 को, जिसका टेन्योर 5 ईयर का था, तो वो 31 मार्च 1956 को फिनिश हुआ। Each 5 year plan listed the basic goals of India's development, which serves as a guiding principle of the Indian planning. तो these are the guiding principles जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। इंडियन प्लानिंग के गाइडिंग प्रिंसिपल्स कहलाते हैं ये कौन कौन से? ग्रोथ। क्लियर? फर्स्ट वन इज व्हाट? ग्रोथ, सेकंड इज अ मॉडर्नाइजेशन, थर्ड वन इज अ सेल्फ रिलायंस एंड फोर्थ वन इज अ इक्विटी। इन 4 पिलर्स के ऊपर हमेशा हमारी 5 ईयर प्लानिंग्स बनती है। ठीक है, ये बेसिक एस्पेक्ट्स है जिनको ध्यान में रखते हुए इंडिया के अंदर 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते हैं। क्लियर? कौन कौन से बेटा? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। क्लियर? वापस से, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी, ये 4 मेजर एस्पेक्ट्स हैं। ओके, इसके ऊपर ज्यादा फोकस रहता था। ओके, नाउ सो दैट ग्रोथ की बात करते हैं कि ग्रोथ में क्या क्या कवर किया जाता है। Growth referred to increase in the country's capacity to produce
द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। ग्रोथ का मतलब हो गया हमें हमारी जीडीपी को बढ़ाना था, जो हमारी कैपेसिटी है गुड्स एंड सर्विसेज को जनरेट करने की, हमें उसको इंक्रीज करना था। इन शॉर्ट, हमें इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना था, क्योंकि जब जीडीपी ग्रोथ की बात की जा रही है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन की बात की जा रही है, तो मेजरली फोकस्ड एस्पेक्ट होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि इंडस्ट्रीज से ही गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट होती है, हमें उनको बढ़ाना था। ग्रोथ इंप्लाइज आइदर लार्ज स्टॉक ऑफ द प्रोडक्टिव कैपिटल, या तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइजेशन करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा, ताकि लार्ज स्टॉक हो हमारे पास में प्रोडक्टिव कैपिटल का। देन और लार्ज साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग, और उसके साथ साथ हमें क्या करना है, सिर्फ इंडस्ट्रीज एस्पेक्ट नहीं, हमें सर्विस सेक्टर को भी बढ़ाना है, जो उनको सपोर्ट देगा, क्योंकि बिना अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज के इंडस्ट्रीज भी डेवलप नहीं हो पाएगी। क्लियर? क्योंकि इंडस्ट्री तो गुड्स बना लेगी, लेकिन उस गुड्स को टाइमली क्या करना, मार्केट तक पहुंचाना। इवन इंडस्ट्रीज को जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो टाइमली उन तक पहुंचे। बैंकिंग सर्विसेज का होना, इंश्योरेंस सर्विसेज का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड एन इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज, और जो हमारे पास में सर्विसेज हैं ऑलरेडी, जो प्रोडक्टिव कैपेसिटीज हैं, उसकी एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करना, उनकी कैपेसिटीज को बढ़ाना, ताकि वो पहले से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। क्लियर? नाउ, so economic growth is indicated by the steady increase in the GDP. GDP refers to the market value of all final goods and services produced in the country during a period of 1 year. ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी नेशनल इनकम के अंदर। जीडीपी क्या होता है कि हमारी कंट्री के अंदर 1 ईयर के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट की गई है, ठीक है, उनकी मार्केट वैल्यू का सम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड जीडीपी एमपी, है ना। कैलकुलेट करना सिखाया अपन लोगों ने नेशनल इनकम के अंदर। इंक्रीज इन द जीडीपी इनहेंस द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल्स ऑफ द कंट्री। जीडीपी के बढ़ने की वजह से लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो भी बदलती है, लोगों को ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, और अगर जीडीपी बढ़ रही है दैट मींस ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स भी मिल रहे हैं, तो उनका इनकम भी बढ़ेगा। जीडीपी का बढ़ना मतलब पर कैपिटा इनकम का बढ़ना, ठीक है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड सुधरना, ये सारी चीजें होती हैं। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग के जीडीपी का इनहेंस होना मतलब कि लोगों की लाइफस्टाइल में बदलाव होना, ठीक है, उसका बढ़ना। द जीडीपी ऑफ द कंट्री इज डेराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर्स। जो जीडीपी है वो अलग अलग सेक्टर से मिलकर के बनती है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द सर्विस सेक्टर, जिसको हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी इज एग्रीकल्चर, सेकेंडरी इज अ हेवी इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट एंड द थर्ड वन इज अ सर्विस सेक्टर, ओके। एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेक्टर मेक्स अप द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी। और इन्हीं तीनों का सेक्टर्स का जो कंपोजिशन है, इसी से हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर? तो मेजर एस्पेक्ट जो था वो क्या था बेटा, ग्रोथ। और ग्रोथ किसकी? जीडीपी की। और वो हर इकोनॉमिक प्लानिंग का एस्पेक्ट है। हमें हमारे जीडीपी ग्रोथ को इनहेंस करना था। जीडीपी ग्रोथ को इनहेंस मतलब इन तीनों सेक्टर की प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को बढ़ाना। इन शॉर्ट, इतना सारा याद नहीं रखने की जरूरत है, ठीक है ना। हमें ध्यान रखना है ग्रोथ को इंश्योर करना हर एक 5 ईयर प्लान का एस्पेक्ट होता है। दैट मीन्स हमें हमारी जीडीपी को बढ़ाना है, हमें हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को इंक्रीज करना है। उसको इंक्रीज करने के लिए आपको तीनों सेक्टर जो है हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है, उनकी एफिशिएंसी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो एवरी 5 ईयर प्लान का जो मेजर फोकस होता है वो ग्रोथ के ऊपर होता है, इन तीनों सेक्टर्स की ग्रोथ के ऊपर होता है, ओके। द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन जीडीपी इंक्रीज्ड बाय 1990। द शेयर ऑफ द सर्विस सेक्टर वाज 40.59% more than the agriculture or industrial sector. This phenomena of the growing share of the service sector was accelerated in past 1991 period, which marked at the beginning of the globalization in the country. हम अगर बात करें तो इंडिया के अंदर आज भी सबसे ज्यादा जो शेयर है जीडीपी के अंदर जो कंट्रीब्यूट कर रही है जो सेक्टर, वो है आपकी सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ठीक है ना। ओवरऑल अकेला जो सर्विस सेक्टर है वो टोटल जीडीपी के अंदर लगभग 40.59% शेयर होल्डर करता है, ठीक है। और बाकी का जो शेयर बच गया वो किसका है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर का, ओके। देन द सेकेंड एस्पेक्ट इज व्हाट, मॉडर्नाइजेशन। हमें मॉडर्नाइजेशन करना था।
मॉडर्नाइजेशन सिर्फ प्रोडक्टिव एस्पेक्ट में ही नहीं, सोशल एस्पेक्ट में भी मॉडर्नाइजेशन करना था। दो एस्पेक्ट्स हैं। जो बेसिक एस्पेक्ट है हमारा किसका, 5 ईयर प्लानिंग का, जिसके बेसिस पर हम लोग 5 ईयर प्लानिंग करते हैं, जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, उसका सेकंड एस्पेक्ट है यहां पर मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन सिर्फ प्रोडक्टिव टेक्निक्स का ही नहीं, हमें सोसाइटियल एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखना था। मतलब लोगों की जो सोच है हमें उससे की भी बदलना था। जो ऑर्थोडॉक्स सोच है, जो हमारे यहां पर पुराने तौर तरीके चलते आ रहे हैं, हमें उन्हें भी बदलना था। जैसे विमेन इंपावरमेंट देना। क्लियर? सो दैट द मॉडर्नाइजेशन हैज 2 एस्पेक्ट्स, एडॉप्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, क्लियर, या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में, हमें दोनों ही एस्पेक्ट में क्या करना था, न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना था। क्लियर? इसीलिए 5 ईयर प्लानिंग के गाइडिंग प्रिंसिपल्स में फोकस रखा गया कि इन दोनों एस्पेक्ट, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, ठीक है, इनमें न्यू टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन हो। Okay, so the modernization aim to increase the production of goods and services through the use of new technology. For example, a farmer can increase the output on the farm by using the new seed varieties instead of using the old ones. Similarly, a factory can increase output by using the new type of machine. तो जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है, प्रोडक्शन की जो टेक्निक्स है उसमें बदलाव करना, न्यू टेक्निक्स को यूज करना, न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करना। ठीक है, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, तो न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करके हमें हमारे फर्स्ट एस्पेक्ट ग्रोथ को इंश्योर करना है। ठीक है, एंड द सेकंड एस्पेक्ट इन द मॉडर्नाइजेशन इज व्हाट, चेंज इन द सोशल आउटलुक। हमें सोशल आउटलुक को भी बदलना था। जो विमेन इंपावरमेंट की हम बात करते हैं, हमें उसको इंश्योर करना था, लोगों की सोच को बदलना था। ओके, सो मॉडर्नाइजेशन ऑल्सो एक्वायर्ड चेंज इन द सोशल आउटलुक सच एज द जेंडर इंपावरमेंट, है ना, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों को इक्वल राइट्स मिले, एंड प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स टू द वीमेन्स। अ सोसाइटी विल बी मोर सिविलाइज्ड एंड प्रॉस्परस इफ इट मेक यूज द टैलेंट्स ऑफ वीमेन इन द वर्क प्लेस। हमें उसको भी इंश्योर करना, और गवर्नमेंट ने किया भी है। ओवर द टाइम हमेशा प्लानिंग के अंदर विमेन्स इंपावरमेंट की बात होती है, ठीक है ना, उनके लिए अलग से रिजर्वेशन मेंशन किए जाते हैं, अलग से पॉलिटिकल एस्पेक्ट में इलेक्टोरल फिक्स किए जाते हैं कि यहां पर जो है वो विमेन्स ही खड़ी होगी, चाहे वो गांव के पंचायत के इलेक्शंस हो, चाहे वो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो, है ना, उन सभी के अंदर विमेन एम्पावरमेंट को फोकस करने के लिए गवर्नमेंट हमेशा क्या करती है, प्लानिंग्स के अंदर वर्क करती है। ओके, Note, modernization is just not a variety of the structural and institutional changes. It transforms of a feudal, that is landlord tenant to the colonial economy into a modern and independent economy. ठीक है, यहां पर मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी और फिजिकल एस्पेक्ट की बात नहीं की जा रही है। हमें क्या करना था, मॉडर्नाइजेशन में हमारी जो फ्यूडल इकोनॉमी थी, ठीक है, लैंडलॉर्ड टेनेंट सिस्टम जो था, उसको बदल करके क्या करना था, एक वाइब्रेंट इकोनॉमी की तरफ बढ़ना था, एक मॉडर्न और इंडिपेंडेंट इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ना था, एंड दैट इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। सेल्फ रिलायंस, ठीक है ना। थर्ड एस्पेक्ट क्या है कि जो डिपेंडेंसीज है हमारी फॉरेन कंट्रीज के ऊपर, हमें उसको रिड्यूस करना है, ठीक है ना, चाहे वो इंडस्ट्रियल गुड्स हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, दोनों ही एस्पेक्ट में हम लोगों को क्या करना है, सेल्फ रिलायंस को अचीव करना है। तो एवरी 5 ईयर प्लान का जो थर्ड गाइडिंग प्रिंसिपल है वो क्या है, आपका सेल्फ रिलायंस है। द थर्ड मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू मेक द इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट। To promote the economic growth and the modernization, the 5 year plan stressed on the use of own resources in order to reduce our dependencies on the foreign countries. जैसा कि मैंने आपको बोला कि फॉरेन कंट्रीज के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसीज हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए हो, दोनों को रिड्यूस करना, ठीक है। और इसका एस्पेक्ट क्या है, डिपेंडेंसी भी खत्म हो, और दूसरा डिपेंडेंसी अगर ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा, फॉरेन इंटरफेरेंस भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। जितनी डिपेंडेंसी होगी, क्योंकि अगर आपको हर चीज क्या करनी पड़ेगी, बाहर के कंट्री से खरीदनी है, ठीक है ना, तो उनका इंटरफेरेंस भी रहेगा। और इंडिया तो 200 ईयर्स ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, ब्रिटेन के कंट्रोल में था, तो हम कतई नहीं चाहते थे कि दूसरी कंट्री हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी इंटरफेयर करे। इस वजह से एक ऑब्जेक्टिव ये भी रखा गया कि सेल्फ रिलायंस को अचीव करना है हमें, चाहे वो इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर एस्पेक्ट में हो। क्योंकि अगर हम बात करें ना बेटा, तो यहां पे
हमने पढ़ा था कि इंडिया को आफ्टर द फ्रीडम अराउंड कुछ 10 to 15 ईयर्स तक जो व्हीट था वो भी कहां से इंपोर्ट करना पड़ता था, यूएसए से। आफ्टर दैट ग्रीन रिवॉल्यूशन को हम लोगों ने क्या किया, इनिशिएट किया और सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव किया। वो हम इसमें पढ़ेंगे आगे भी, ठीक है। आई बात समझ में, पक्का। तो सेल्फ रिलायंस का एस्पेक्ट ये रहेगा। इक्विटी, द ग्रोथ, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ मॉडर्नाइजेशन इज सेल्फ रिलायंस बाय देमसेल्व्स मे नॉट इंप्रूव द काइंड ऑफ लाइफ विच पीपल्स आर लिविंग। ठीक है ना, आप चाहे ग्रोथ को बढ़ाएं, चाहे मॉडर्नाइजेशन को बढ़ाएं, चाहे सेल्फ रिलायंस को बढ़ाएं, लेकिन उससे जो लोग जिस तरह से रहते हैं, उनकी जो लाइफ है, उसकी कंडीशन को हम इंप्रूव नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम लोग इक्विटी को इंश्योर नहीं करेंगे। इक्विटी का एस्पेक्ट क्या हो गया, रिच एंड पुअर का जो गल्फ है, ठीक है, उसको यहां पर हमें कम करना है। क्लियर? सो इट इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आर अवेल्ड बाय द ऑल सेक्टर्स। जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, जो प्रॉस्पेरिटी हो रही है, जिससे जो इनकम आ रही है, वो सभी लोगों तक पहुंचे इक्वली, ना कि कुछ बड़े बिजनेस फर्म्स जो हैं या प्राइवेट सेक्टर जो हैं उन्हीं तक वो रह जाए और पुअर तक उसका बेनिफिट ना पहुंचे, ऐसा ना हो। इसलिए हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग का एस्पेक्ट जो होता है वो क्या होता है, इक्विटी को इंश्योर करना। सोसाइटी के अंदर रिच और पुअर का जो गल्फ है उसको शॉर्टन करना, कम करना। अकॉर्डिंग टू द इक्विटी, एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड्स, फूड, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड द इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी रिड्यूस। इक्विटी का एस्पेक्ट क्या है कि सभी लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, है ना, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये 5 चीजें सभी लोगों को इक्वली मिले। और इसके लिए गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्च करती है। ठीक है, हर साल बजट के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस जो है वो इन बेसिक फैसिलिटीज को लोगों तक पहुंचाने के लिए खर्च करती है। हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर पीडीएस सिस्टम कितने बड़े लेवल पर वर्क करता है। ठीक है ना, जिन लोगों के पास घर नहीं है उनको गवर्नमेंट काफी चीप रेट्स पर क्या करती है, घर बना के देती है हाउसिंग फैसिलिटीज के अंदर। सैनिटेशन के ऊपर गवर्नमेंट काफी पैसा खर्च कर रही है। अभी पहले तो नहीं होता था, अगर आजकल तो बहुत कर रही है। ठीक है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है ना, वो सभी लोगों तक प्रॉपरली पहुंच पाए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, उसके ऊपर गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है। उसके अलावा पीडीएस सिस्टम के थ्रू जो बेसिक स्टेपल्स हैं, ठीक है ना, वो भी क्या किए जा रहे हैं, सभी लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। क्लियर? तो दैट एंश्योर कि हम लोग इक्विटी को लेकर के कितने सीरियस हैं। ओके, कि सोशल इक्विटी बनी रहे। नॉट एज ऑल द गुड्स कैन नॉट बी इक्वल इंपॉर्टेंस इन ऑल द प्लान्स, different goals are emphasized in different plans in India। तो हम जानते हैं कि हमने जो भी चारों गोल्स देखे हैं, ठीक है ना, बकाइडिंग प्रिंसिपल्स के बेसिस पर, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। ये हर एक प्लानिंग के अंदर इक्वल एस्पेक्ट में नहीं होते हैं कि नहीं ये सब लोग इक्वल प्रोपोर्शन में रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। किसी प्लानिंग के अंदर कोई पर्टिकुलर पोर्शन ज्यादा हो सकता है तो किसी में कोई कम, ठीक है, बट होंगे सभी के अंदर। क्लियर? बट ये जरूरी नहीं है कि उनको इक्वली यहां पर फोकस किया जाए। हाउ द प्लानर्स हैव टू एंश्योर दैट एज फार एज पॉसिबल द पॉलिसीज ऑफ द प्लान डू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट द 4 गोल्स मेंशन अबव। जैसा कि हमने बोला कि कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, मतलब होंगे जरूर, लेकिन इनका रेशियो जो है, प्रोपोर्शन जो है, वो चेंज हो सकता है। ठीक है, हर 5 ईयर प्लान के अंदर। How the first 7 5-year plans from 1950 to 1990 attempted to attain the 4 goals and the extent to which they succeed in doing so with reference to the agriculture, industry and trade. This is our major chapter. कि जो 7 5-year plans थे, जिस बीच में हमारा प्लानिंग ब्रेक भी हुआ था, ठीक है, फिर ऐसे सिनेरियोज भी आए जब हम लोगों ने क्या किया, 3 ईयर प्लान्स ही बनाए थे, टोटल 5 ईयर प्लान्स भी नहीं बने थे। तो वो जो सिनेरियोज हैं, ठीक है ना, वो हम लोगों को यहां पर समझना है कि बेसिक एस्पेक्ट में जो 1950 से 1990 का पीरियड था, उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो या ट्रेड डेवलपमेंट हो, वो किस तरह से इंडिया में हुए।
क्लियर? तो यही मेजर चैप्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड ट्रेड सेक्टर।